वेलकम टू माय चैनल कुंदन एसपी सिंह। डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 12th की थर्ड बुक शुरू की हुई है। ठीक है, उसमें हमने थीम फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ये थीम सेकंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन थीम शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुंदन एसपी सिंह, और उसमें प्लीज़ कमेंट भी कीजिए मेरी टीचिंग के ऊपर, ताकि आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और मुझे अच्छी तरह आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवल्स एंड द राज। रिवल्स मीन विद्रोह और राज मीन्स शासन। ठीक है, राज मीन्स किसका उस समय शासन का, और रिवोल्ट कौन कर रहे थे और किसके खिलाफ किया जा रहा था। टोटली ये चैप्टर जो डिपेंड है रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर डिपेंड है, जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नो है। दे आर ऑलरेडी नो अबाउट दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द प्रीवियस क्लासेस। तो इस चैप्टर में इस रिवोल्ट को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ठीक है, रिवोल्ट की शुरुआत कब हुई थी वो भी देखेंगे, कारण क्या थे, व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन, व्हाट वाज द सोशल रीजन, व्हाट वाज दी अनदर रीजन टू स्टार्ट दिस रिवोल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम इसकी 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट मेरठ में शुरू होता है, लेकिन इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे और डे बाय डे हम इसकी टाइमलाइन को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे जब ये बोला जाता है कि ये रिवोल्ट सबसे पहले एक्टिव कब हुआ, 10 मई 1857 को। मतलब मेन एक्टिव जो रिवोल्ट शुरू हुआ था, जो एक छोटी सी चिंगारी ने इस रिवोल्ट को एक बड़ी मिसाल बना दी और पूरे ब्रिटिश रूल को हिला के रख दिया। जो ब्रिटिश रूल 1757 से लेके 100 ईयर से लेके हमारे देश को में रूल कर रहा था, और कई कारण से लोग हम उस रूल से खुश नहीं थे। इस रिवोल्ट में सब लोग शामिल हुए, क्या जमींदार, क्या पेजेंट्स, क्या तलकुदार, क्या फार्मर, और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिवोल्ट को स्टार्ट करने में हमारे इंडियन सोल्जर ने, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्मी में उस समय ब्रिटिश के लिए काम करते थे। आखिर जो लोग इतने दिनों से ब्रिटिश की आर्मी में काम करते थे, उन्होंने रिवोल्ट क्यों स्टार्ट किया, वो ही इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करें। पहले हम रिवोल्ट का बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, जब से हमारे देश में ब्रिटिश का रूल इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो ब्रिटिश धीरे धीरे अपना रूल एक्सपेंड करती जा रही थी। तो ब्रिटिश ने शुरू में क्या किया था कि पहले ओल्ड राइफल ही ये यूज करती थी बैटल में। इंडियन सैनिक को ओल्ड राइफल दी जाती थी। ठीक है, लेकिन एक न्यू राइफल जो है इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिश के द्वारा। इस न्यू राइफल का नाम था पैटर्न 8053 इनफील्ड राइफल मस्कट। तो जब ये न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की गई तो इसमें एक कार्ट्राइज डाला जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस वाज द वन ऑफ द कार्ट्राइज इंट्रोड्यूस किया गया। पहले वाली राइफल थी, इसमें पहले बारूद डाला जाता था, फिर उसके ऊपर बुलेट डाला जाता। ये एक बड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। लेकिन जब से ये वाली राइफल जो इंट्रोड्यूस की गई पैटर्न 8053 इनफील्ड राइफल, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवोल्ट की चिंगारी कैसे, कौन सी ऐसी एक छोटी सी घटना थी जिससे ये रिवोल्ट शुरू हुआ। देखो, जब ये वाली राइफल इंट्रोड्यूस की कि पैटर्न 8053 इनफील्ड राइफल मस्कट, तो उसी के साथ एक कार्ट्राइज भी, बुलेट भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। इस बुलेट के अंदर ही नीचे मतलब इस कार्ट्राइज में मतलब एक लिफाफे की तरह होता था, जो ऊपर से बंद किया जाता था ऐसे, मॉइस्चराइजर ना कहीं लगे तो बारूद और बुलेट ना खराब हो जाए। तो जहाँ पर इसको पुड़िया की तरह बांधा जाता, ठीक है ना, ऊपर से। तो इसके नीचे जो बुलेट होता था उसके ऊपर गन पाउडर होता था। लेकिन ये जो कैटराइज है, इसमें ये सोचा जाता था इसमें ग्रीस की हुई थी। ग्रीस किसकी, पिग एंड बीफ, काऊ और पिग की इसमें मतलब ग्रीस की होती, उसके फैट से इसको ग्रीस किया जाता था। ये एक मतलब र्यूमर्स था कि इस कैटराइज के जो कैटराइज इंट्रोड्यूस किया है इस बंदूक में लोड करने के लिए, इसके ऊपर जो है एक तरह से क्या किया जाता था, इसके ऊपर जो है मतलब फैट और पिग और काऊ के फैट का कोटिंग की जाती थी और इसको मुंह से खोलना पड़ता था। अब देखो,
जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसमें ज़्यादातर लोग मतलब कि इंडियन सोल्जर थे, कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ हिंदू भी थे। अब इसको पहले मुंह से खोल के फिर इस बंदूक में अपलोड करना पड़ता, पहले ऊपर से बारूद डालना पड़ता, पहले बुलेट डालना पड़ता था, फिर बारूद डालना पड़ता था, ठीक है, ताकि ये बंदूक अच्छी तरह काम कर सके। तो यही जो इंडियन सोल्जर थे ये दोनों के लिए, मुस्लिम जो है मतलब जो पिग है वो मुस्लिम के लिए हराम है और काऊ जो है हिंदुओं के लिए एक पवित्र है, ठीक है ना, एक सेक्रेड एनिमल्स है। तो लार्ड एंड टैलो की वजह से, पॉर्क फैट और बीफ की वजह से मतलब कि 1853 में ये जो 1853 पैटर्न इनफील्ड राइवल है इसको शुरू में मतलब कि काऊ सेक्रेड है हिंदूज के लिए और पॉर्क फैट इज ए टैबू फॉर ए मुस्लिम। तो ये जो सबसे पहले ये बुलेट को मना कर दिया फरवरी 1857 में ब्रह्मपुर मतलब कोटक में इसको 19 नेटिव इन्फेंट्री में इसको यूज करने से मना कर दिया। नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 19 इन्फेंट्री कटक में बहरमपुर में इसको यूज करने से मना कर दिया। तो ब्रिटिश ने उस नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया। फरवरी में ये रिवोल्ट वहीं दब गया, ये इंसिडेंट वहीं दब, लेकिन धीरे धीरे ये फिर इन्होंने यही बुलेट जो है बारकपुर मतलब वेस्ट बंगाल में इसका इंट्रोड्यूस किया। वहाँ के एक सोल्जर थे मंगल पांडे। बारकपुर में उस समय कौन सी आर्मी थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री, वेस्ट बंगाल बारकपुर। वहाँ के मंगल पांडे ने इसको यूज करने से मना कर दिया और जब ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती की तो मंगल पांडे ने अपने 2 सीनियर ऑफिसर के ऊपर गोली चला के उनको मार डाला और यहीं से ये रिवोल्ट जो है धीरे धीरे पूरे अलग अलग छावनी में आर्मी के कंटूनमेंट में फैलना शुरू हो गया, जहाँ जहाँ भी इंडियन सोल्जर रहते थे। खैर मंगल पांडे ने अपने 2 सीनियर ऑफिसर को मार डाला और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहीं से रिवोल्ट जो है धीरे धीरे मेरठ में फैल जाता है। बारकपुर बंगाल से जो मेरठ में फैलता है वो 24 अप्रैल 1857। वहाँ के 90 सोल्जर में से 85 सोल्जर इस कार्टाइजिस को इस बुलेट को यूज करने से मना कर देते। वो कहते हैं क्योंकि इसमें पिग की फैट है और काऊ का फैट है, और पिग जो है मुसलमान के लिए टैबू है और काऊ जो है हिंदुओं के लिए सैक्रेड है। तो दोनों के धर्म का सेंटीमेंट को इफेक्ट पहुंच रहा था। जब मेरठ की थर्ड नेटिव कैवेलरी कहते हॉर्स सेना ने जब इसको मना कर दिया तो उसमें से 85 को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 ईयर के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है, 10 ईयर के लिए जेल में डाले, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा था। लेकिन 10 मई को कुछ सोल्जर ने मिलकर उन 85 सोल्जरों को जेल से निकाल के वहाँ से भागकर 10 मई को दिल्ली में चले गए। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जाफर लास्ट मुगल रूलर का रूल था, क्योंकि वो इस रिवोल्ट को चलाने के लिए किसी मतलब हेड की जरूरत थी, किसी लीडर को ब्लेसिंग लेना चाहते ताकि उस रिवोल्ट को आगे चलाया जा सके। तो ये था रिवोल्ट का कारण कि शुरू में ये फैब 1857 में बहरामपुर, ठीक है, कटक से जो शुरू हुआ था, धीरे धीरे फिर बारकपुर में जब मंगल पांडे ने इस बुलेट का यूज करने से मना कर दिया तो उसको फांसी चढ़ा दी गई 8 अप्रैल 1857। उसकी फांसी जो है जाया नहीं गई, धीरे धीरे ये इंसिडेंट मेरठ में पहुंचा। मेरठ के कुछ सिपाहियों ने 85 सोल्जर ने इसको यूज करने से मना कर दिया, फिर उनको जेल में डाला। उनके कुछ साथियों ने 85 सोल्जर को जेल तोड़ के उनको बाहर निकाला और खूब मतलब कंटूनमेंट में ये भी वेल आर्म थी जहाँ पर उसको लूटा और दिल्ली की तरफ भाग गए। और 11 मई को वो दिल्ली में पहुँचते हैं जहाँ पर लास्ट मुगल रूल जो है रूल कर रहे थे। देन जे रिवोल्ट फिर वहीं से शुरू हो जाता है, पूरे इंडिया में फैल जाता। देखिए अब पहले हम इनकी डेट लाइन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह इस चैप्टर का मतलब पता चल जाए कौन सा कब कहाँ पर ये रिवोल्ट शुरू है। देखो 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को इसकी डेट माना जाता है, क्योंकि उससे पहले जो 2 फरवरी 1857 में बहरामपुर में हुआ, बारकपुर में, वहाँ पर 34 नेटिव इन्फेंट्री बारकपुर में
और 9 नेटिव इन्वेंट्री को डिसबैंड कर दिया था। लेकिन 10 मई 1857 में जो 85 सोल्जर जेल में डाले थे उनको कुछ सोल्जर बाहर निकालते हैं और दिल्ली की तरफ जाते हैं। वहाँ बहादुर शाह जफर का रूल है, उससे ब्लेसिंग वगैरह लेते हैं और रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू होता है। कारण क्या था? वही एक कारण था कि इसमें जो है कार्टाइज लगाई गई है। ठीक है, ग्रीस जो है इसमें कोटिंग की गई, ग्रीस की कोटिंग की गई है। ठीक है ना, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 10 मई 1857 को, ठीक है। देन 11 मई 1857 को जो मेरठ से रिवोल्ट शुरू होता है यूपी से। 11 मई 1857 को कुछ सोल्जर दिल्ली में पहुंचते बहादुर शाह और की ब्लेसिंग लेते, क्योंकि बहादुर शाह की एज काफ़ी हो जाती है, वो इस रिवोल्ट को पूरी तरह एक्टिव नहीं कर सकते थे। इसलिए बख्त खान को जहां इस रिवोल्ट का लीडर बनाया जाता है। तो ये जो बोल रहे हैं एक मुग़ल लेगेसी में भी काम चलता है, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, क्योंकि मुग़ल भी काफ़ी परेशान थे। ठीक है, जो लास्ट बहादुर शाह जाफर थे वो ब्रिटिश के रूल से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, देन दिस रिवोल्ट स्टार्टेड जून 18 में कानपुर में, जहां नाना साहेब और तात्या टोपे जो है मिलकर ये रिवोल्ट चलाते हैं। क्योंकि उनकी पेंशन जो है बंद कर दी जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या लगा के, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वो भी इस रिवोल्ट को आगे जा, क्योंकि वो भी परेशान है। देन लखनऊ में बारिश कादिर की वाइफ बेगम हजरत महल और उसका बेटा रिवोल्ट को चलाते हैं, क्योंकि उनसे भी अवध को छीन लिया जाता था। बरेली में जो रिवोल्ट खान बहादुर खान चलाते हैं। देन बिहार में एक किसान जमींदार होते हैं कुंवर सिंह, जुलाई 1850 बिहार में वो रिवोल्ट को चलाते हैं। ठीक है, फैजाबाद में मौलवी एक रिवोल्ट चलाते हैं। रिलीजियस इंटरफेरेंस जो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ब्रिटिश का। देन झांसी की रानी अगस्त सितंबर 1857 में जो रिवोल्ट चलाती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के इनकी जो मतलब राज्य इनसे छीन लिया जाता और इनके बेटे को वहाँ का किंग नॉमिनेट नहीं किया जाता ब्रिटिश के द्वारा, दामोदर राय को। एंड ग्वालियर में झांसी की रानी 1858 में जून 88 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे देती। हम जहाँ पर देख रहे हैं, देखो हर एक मेन बंदा जहाँ पर रिवोल्ट चला रहा है, राजा भी है, जमींदार भी हैं, ठीक है, रिलीजियस इंसान भी हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के पिछले 100 साल के रूल से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिश ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहाँ पर इंडिया को नहीं लूटा हो। ठीक है, दे डू नॉट गिव एनी चांस टू बेयर ही नो मतलब डिस्ट्रॉय द इंडियन इकॉनमी, एवरीवेयर ही डिस्ट्रॉय द इंडियन इकॉनमी। तो जहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो रिवोल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है मेरठ के बाद, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में फैलना शुरू हो जाता है। रिवोल्ट के यही जो कारण है, कई कारण बनते हैं। वैसे पॉलिटिकल काजेज देखा जाए, पॉलिटिकल काज में देखते हैं कुछ राजाओं की जो है एडमिनिस्ट्रेशन से छीन ली जाती है। ठीक है, देन अगर हम रिलीजियस काजेज देखें तो उस समय ब्रिटिश हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर, जैसे क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन करके। सोशल काजेज में देखा जाए तो बैन ऑन सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पर इंडिया से डिस्कशन नहीं किया गया, इसलिए जो लोग थे परेशान थे। देन इकोनॉमिक काज देखा जाए तो डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम लगा के ब्रिटिश जो है इंडिया को लूटने की कोशिश कर रही, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम हो गया। देन मिलिट्री काज में मैंने आपको बता दिया कि बुलेट वाला इंसिडेंट जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1857 में, नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, इनफील्ड पैटर्न इनफील्ड राइफल 1850 है, जहाँ पर एक मस्कट लोड किया जाता था, जिसके ऊपर जो इंडियन सोल्जर ये बिलीव करते थे जो मस्कट है इसमें काऊ और फैट की पिग की कोटिंग की गई है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर दी IS सेतु कि वहाँ से मुझे ये वीडियो मिला। आई एम हाईली ओब्लाइज IS सेतु। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट इंडिया का पहला बड़ा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम माना जाता है।
ये एक स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग था। इसका ट्रिगर था एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस, जिसमें काव और पिग फैट का इस्तेमाल होता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करता था। मेरठ से शुरू हुआ ये आंदोलन जल्दी ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गया। रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस को काफी मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने मिलिट्री पावर और इंटरनल डिविजन्स का फायदा उठाकर इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया। ये रिवोल्ट को लोग इंडिया का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये फेल जरूर हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस की सेध रखी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको पता चल गया कि ये रिवोल्ट कैसे स्प्रेड हुआ, क्या क्या कारण थे इस रिवोल्ट के। ठीक है, आई एम थैंक यू टू IS सेतु कि उनके ये वीडियो से मैं आपको ये लेसन अच्छी ना तो इसका आपको इंट्रोडक्शन दे सका। तो अब हम शुरू करते हैं आपके चैप्टर के हिसाब। बुक इस टाइम में लिखी गई, देखिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई BD सावरकर के द्वारा, बेंजामिन डिसरेली के द्वारा लिखी गई नेशनल राइजिंग। ठीक है, डैन अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, RS मंजूरदार के द्वारा लिखी नाइदर फर्स्ट वार नोर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जॉन लॉरेंस सिपाही म्यूटनी और फ्यूडल अपराइजिंग नाम की बुक्स भी लिखी। देखो ये रिवोल्ट पूरे इंडिया में उस समय फैल चुका था, खासकर सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, वेस्टर्न के पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव। फिर भी ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ ये भी हम इस चैप्टर में देखें, क्योंकि लैक ऑफ कुछ कमी थी। ठीक है, आपस में यूनिटी नहीं थी, लोग अपने अपने एम को लेके रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, जैसे झांसी की रानी, वो उसके लिए झांसी का इम्पोर्टेंट था कि झांसी उसको वापस मिले। कुछ जमींदार सिर्फ इससे रिवोल्ट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू सेटलमेंट लगाए उसको चेंज करे। फिर बाद में ब्रिटिश ने, ठीक है, एक मतलब स्टेप उठाया। ठीक है, फूट डालो की नीति। ठीक है, डिवाइड एंड रूल स्टेप को उठा के इस रिवोल्ट को फेल कर देंगे। और बहादुर शाह जाफर को 80 जून 1857 में ये रिवोल्ट जब शुरू हुआ था, नवंबर में दिल्ली को दोबारा इन्होंने कैप्चर कर लिया और बहादुर शाह जाफर को रंगून भेजा और उनके दोनों बेटों को उनके सामने गोली मार दी कि आपने रिवोल्ट का साथ दिया है। ठीक है ना, रिवेलियन का साथ दिया। खैर हमारे लिए ये रिवोल्ट है, लेकिन ब्रिटिश के लिए ये एक म्यूटनी है। फिर भी इस रिवोल्ट ने ब्रिटिश की जड़ों को हिला के रख दिया था। तो हम शुरू करते हैं शुरू से, जब से ये रिवोल्ट शुरू हुआ था आपकी बुक के हिसाब से। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, इसको बढ़ते जाएंगे और उस बुक के हिसाब से हम पता चलता जाएगा ये रिवोल्ट क्या है, मतलब इसमें क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे, कैसे रिवोल्ट आगे बढ़ रहा था। नाउ लेट अस लेट इन द आफ्टरनून ऑफ मई 1857। ठीक है, अगर हम मई 1857 की बात करें, 10 मई को ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। जो मेरठ कंटूनमेंट क्या होता है, आर्मी एरिया। ठीक है, जहाँ पर आर्मी रहती है। ठीक है, वहाँ पर इस मेरठ छावनी में कुछ सिपाहियों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया। ठीक है, एंड इट बिगन लाइन्स ऑफ नेटिव, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी इंडियन छावनी थी वहाँ पर ये रिवोल्ट फैलना शुरू हो गया। जल्दी ये रिवोल्ट जो मेरठ के कंटोनमेंट से शुरू हुआ था, फिर नेटिव इन्फेंट्री में फैल गया, पैदल सेना में एंड कैवेलरी तक। उसी सिटी की जो एक ब्रिटिश की घुड़सैना थी वहाँ पर भी ये फैला और नेटिव पैदल सेना में भी ये रिवोल्ट फैल गया। धीरे धीरे आम लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, सिपाहियों का साथ देना शुरू कर दिया। अब बात यह है कि आम लोग भी इसका मतलब उस समय परेशान थे, उन्हें भी एक ऐसी चीज़ की जरूरत थी जिससे वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर सके। तो आम लोगों ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर दिया, जो 10 मई के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ की छावनी से, और धीरे धीरे मेरठ के नेटिव इन्फेंट्री में फैला, पैदल सेना में, देन घुड़सवारी सेना में जल्दी, और आम लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। देखो, क्योंकि बहुत से जो उस समय के जो सिपाही थे वो आसपास मतलब गांव से ही आर्मी में सर्विस कर रहे थे। ठीक है ना, बहुत से जो सिपाही थे वो उस समय इंडिया की, मतलब हम कहने का कह सकते हैं, इंडिया के बहुत से जो सिपाही थे वो गांव वगैरह से ही आए थे, इसलिए आम लोगों ने भी इन सैनिक का साथ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिपाहियों ने आम साहब बेल को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और वाइट पीपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, रैंक सेंग एंड वन देयर बेंगलो। ठीक है, लूट मार की, और वाइट जहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे
उनकी प्रॉपर्टी, उनको बंगले को जलाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को जलाना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड ऑफ जेल जो थे उनको तोड़ दिया, ठीक है। रिकॉर्ड जहाँ पर रखे जाते थे उसको नुकसान पहुँचा, जहाँ ब्रिटिश अपने रिकॉर्ड रखती थी उसको नुकसान पहुँचाएगा क्या, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिस हो गए, जेल हो गए, ठीक है, और कोर्ट ऑफिस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, ट्रेजरी हो गई, जहाँ पर भी ब्रिटिश अपना फाइनेंस वगैरह रखती थी उसको भी नुकसान करना शुरू कर, डिस्ट्रॉय, मतलब कहने का मतलब जो भी चीज़ें ब्रिटिश के साथ जुड़ी थी उनको सब ने इनको मतलब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया इंडियन सोल्जर ने। देखो मेरठ से ये रिवोल्ट शुरू होता है, धीरे धीरे आम लोग भी इनमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है आम लोग क्यों शुरू हो गए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हों इस रिवोल्ट से। देन दे ज्वाइन दिस रिवोल्ट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। द ग्रुप ऑफ सिपाही रोड टूवर्ड दिल्ली, धीरे धीरे मेरठ से कुछ सिपाही जो है दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। दिल्ली से मेरठ का रास्ता कम से कम 40 किलोमीटर है, ठीक है। वहाँ जाते जो भी इनके रास्ते में आते हैं उनको मार के भागते हुए वो दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली में जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहीं पर मुगल रूल जो है, मुगल के लास्ट एम्परर बहादुर शाह जी, जो बहादुर शाह जाफर है, ठीक है, वो दिल्ली से ही रूल कर रहे थे। और दूसरे दिन 11 मई को 10 मई को जो मेरठ से चलते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को नुकसान करते हैं, तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ते, आम लोग भी इनके साथ जो है ना अराइव एट दी गेट ऑफ ए दिल्ली। और मतलब 11 मई को, ठीक है, ये दिल्ली में पहुंचते हैं। उस समय दिल्ली में रमज़ान का मंथ चल रहा था, जो मुसलमानों का एक सेक्रेड मंथ माना जाता है, जिसमें मुसलमान फास्टिंग वगैरह करते हैं। तो अभी अभी ही जो सुबह के टाइम का था, जब मतलब बहादुर शाह जफर ने अपनी मॉर्निंग प्रेयर को ख़त्म किया था, सुबह की नमाज को ख़त्म किया हुआ था, ठीक है ना। तो 5 टाइम की नमाज होती है, तो उस समय सुबह की नमाज को बहादुर शाह ने जफर किया था। ये बहादुर शाह जफर ने अपनी मॉर्निंग प्रेयर को ख़त्म किया था। एंड उससे मील को भी अभी उससे पहले उन्होंने थोड़ा बहुत जो खाया जाता है, ठीक है, सहारी होता है, सुबह का भोजन किया था, ठीक है ना उन्होंने। तो देन ही हर्ड द कॉमेशन एट द गेट, उन्होंने बहुत सी आवाज़ें सुनी कि गेट पर काफ़ी ज़्यादा शोर है। जब उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत से सिपाही, अपने विंडो से देखा बहुत से सिपाही जो हैं आए हुए, जो मेरठ से जो बहादुर शाह जाफर को मिलना चाहते, उन्होंने सब ने बोला कि हमने जितने भी इंग्लिश मैन हैं, ठीक है, उनको मार डाला। क्यों मारा, क्योंकि वो हमें कंपेल कर रहे थे, वो हमें फोर्स कर रहे थे कि आप ये जो बुलेट है अपने दांतों से काट को बंदूक में अपलोड करो। और हमें शक है इस बुलेट में फैट ऑफ काऊ एंड पिग की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म को खतरा था। इसलिए उसी टाइम में दूसरा ग्रुप भी आता है जो इंटरल हो जाता है दिल्ली में, और ऑर्डिनरी पीपल भी इस समय जो है और रिवोल्ट को ज्वाइन करते हैं, और यूरोपियन को, दिल्ली में रहने वाले यूरोपियन को मारते हैं। रिच ऑफ दिल्ली, जो कहीं रिच होते हैं लोग, दिल्ली के अमीर लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ जुड़े होते हैं, उनको भी मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब दिल्ली जो है अंग्रेज़ों के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अगर दिल्ली अंग्रेज़ों के कंट्रोल से बाहर हो चुकी तो आप सोच सकते हैं रिवोल्ट कितने बड़े पैमाने पर फैल गया, सिर्फ एक छोटी सी इंसिडेंट से, ठीक है। और बहादुर शाह जाफर से मिलने के लिए जो रिवेलियन थे, जो रिवोल्ट करने वाले सोल्जर थे, कॉमन पीपल थे, उन्होंने बिना एटिकेट कोर्ट के, भाई राजा से मिलने का एक एटिकेट होता है, तो उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। और वो उस समय ब्रिटिश जो हैं वो बहादुर शाह जाफर से मिलना चाहते थे, ठीक है ना, अम्पायर टू गिव देम, और चाहते थे कि जो बहादुर शाह जाफर है वो इस रिवोल्ट को अपनी ब्लेसिंग दे दे, गिव द ब्लेसिंग टू दिस रिवोल्ट, ठीक है। एंड बहादुर शाह जाफर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि ब्लेसिंग देने का साथ देने के अलावा, क्योंकि अगर वो बहादुर शाह जाफर उस समय इनका साथ नहीं देता, हो सकता है ये मतलब इतने अग्रेसिव हो रखे थे इंडियन सोल्जर, कॉमन लोग, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल से पिछले 100 सालों से इतने ज़्यादा परेशान थे, हो सकता है वो बहादुर शाह जाफर को भी मार डालते। और बहादुर शाह जाफर भी चाहते थे कि जहाँ से किसी न ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाए और मैं ही, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर सकते थे दिल्ली में, तो वो कठपुतली थे एक तरह से ब्रिटिश के हाथ में। क्योंकि हमने देखा कि कई तरह से जो ब्रिटिश है कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मतलब हर एक जो राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश करे, जैसे सब्सिडरी अलायंस लगा के, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवोल्ट एक्वायर ए काइंड ऑफ लेजिटिमेटी बिकॉज ही कुड नॉट बी, क्योंकि
अगर बहादुर शाह की बैठ मतलब इसमें परमिशन मिल जाती है, बैठता मिल जाती है, तो ये रिवोल्ट को एक मतलब बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता था। अगर उस समय का बादशाह ही अगर हम साथ दे देगा तो फिर इस रिवोल्ट को कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए सोल्जर चाहते थे कि बहादुर शाह जफर इसको अपनी ब्लेसिंग दे। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेचर ऑफ रिवोल्ट हमने देखा, कौन कौन सी बुक, ये भी हमने देख लिया था कि एक छोटी सी चिंगारी जो पैटर्न इनफील्ड राइफल के साथ इन्होंने कैटाइज यूज किया था, उसी के साथ ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। टाइमलाइन हमने देखी। अब देखते हैं, देखो 12 और 13 मई को क्या होता है कि इंडिया में मतलब पूरा शांत रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि सोल्जर्स ने मतलब दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है, ठीक है ना, तो और बहादुर शाह ने इस रिवोल्ट को अपनी ब्लेसिंग दे दी है, तो फिर ये रिवोल्ट और तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। अब एक जब समय का बादशाह ही जब किसी चीज़ को अपना साथ दे दे, ठीक है, तो फिर लोग जो है थोड़े मतलब इंस्पायर हो जाते हैं कि देखो उस समय का बादशाह जो है इस रिवोल्ट को अपना साथ दे रहा है। देन लोगों ने इस रिवोल्ट को और ज़्यादा चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक कंटोनमेंट से दूसरी, एक छावनी से दूसरी छावनी ये रिवोल्ट फैलना शुरू हो गया। गंगेटिक प्लान में गंगा यूपी के तो कुछ एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये रिवोल्ट एक्टिव था और सम बेस्ट ऑफ द दिल्ली राइजन, और कुछ दिल्ली के पश्चिम में कुछ छावनियों में भी ये रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगा। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ रिवोल्ट कैसे मतलब एक छोटी सी चिंगारी से हुआ जिसमें ब्रिटिश के हाथों से दिल्ली उस समय निकलती जा रही है और ब्रिटिश के पास इस रिवोल्ट को ख़त्म करने का या इस रिवोल्ट को दबाने का कोई भी उनके पास समय कोई भी आंसर नहीं था, कोई भी उनके पास फोर्स नहीं थी, कोई भी उनके पास टेक्निक नहीं थी, कोई भी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी उनके पास मेथड नहीं था हाउ टू कंट्रोल दिस रिवोल्ट। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्ट इन इंडियन हिस्ट्री। तभी तो इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, कुछ हिस्टोरियन के द्वारा, कुछ राइटर के द्वारा। अब रिवोल्ट का पैटर्न क्या था कि रिवोल्ट शुरू तो हो गया था मेरठ से, ठीक है, जहाँ उससे पहले इसका बैकग्राउंड तो तैयार हो ही रहा था धीरे धीरे, ठीक है। जो एक मतलब छोटी छोटी चिंगारी तैयार हुई थी, एक बुलेट ने, कैटराइज ने उसको एक धमाका दे दिया, एक बड़े एटम बम का मतलब रूप ले लिया। हाउ टू दिस रिवोल्ट वाज मतलब पैटर्नाफराइजिंग, विद्रोह का मतलब पैटर्न क्या था, कौन सा पैटर्न यूज कर रहे थे मतलब रिवोल्ट जो रिवल जो था इस रिवोल्ट को आगे चलाने के लिए। देखो कोई ना कोई पैटर्न तो चाहिए ही, ठीक है ना, अगर रिवोल्ट को चलाना, ठीक है। अगर हम इसकी डेट को अकॉर्डिंग टू क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में रखी जाए, ठीक है, तो ये रिवोल्ट कैसे कैसे मतलब एक शहर से दूसरी छावनी में, एक कंटोनमेंट से दूसरी कंटोनमेंट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में कैसे फैल रहा था, ठीक है ना, और कैसे जो है सोल्जर हथियार मतलब आर्म्स मतलब ले लेते थे रिवोल्ट को चलाने के लिए, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, क्या इसका सिलसिलेवार मतलब घटनाएं थी, वो अब हम आगे इसमें इस टॉपिक में देखें। हाउ द म्यूटनी बिगेन, म्यूटनी बिगेन कैसे हुई थी, ठीक है, जब म्यूटनी बिगेन कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर हम डेट ऑफ दिस म्यूटनी क्रोनिकल ऑर्डर में रखें तो ये म्यूटनी एक शहर से दूसरी जगह शहर कैसे पहुंचती थी, कौन सा मतलब कैसे जो सिपाही थे सोल्जर आर्म उठा लेते थे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या थे, कौन से ऐसे सीक्वेंस थे जो इस रिवोल्ट को इवेंटली चला रहे थे, और एक कंटोनमेंट और दूसरा कंटोनमेंट सिमिलर पैटर्न यूज करता था। अगर एक छावनी ने पैटर्न यूज किया तो सिमिलर पैटर्न वो ही दूसरा भी गुण रहा। अब बेल ऑफ आर्म क्या होता है, बेल ऑफ आर्म होता है जहाँ पर आर्मी वाले अपने वेपन को रखते हैं। आपने देखो आज के टाइम में भी एक एम्यूनिशन डिपो होता है हर एक जगह, जहाँ पर आर्मी वाले ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपनी आर्म को वहाँ पर डिपॉजिट करवा देते हैं। और उस समय जो ब्रिटिश के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है फिरंगी, ये जो फिरंगी वर्ड है ये वर्ड फ्रैंक से ड्राइव हुआ है। दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड फ्रैंक, ठीक है, जो एक फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है, विच गेट फ्रॉम द फ्रांस, जो वर्ड फ्रांस से लिया गया है। फ्रैंक जो वर्ड है, फिरंगी जो वर्ड फ्रैंक से निकला है, जो फ्रांस का एक वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में इसको उर्दू और हिंदी से मिला के बना गया फिरंगी। कभी कभी ये वर्ड ब्रिटिश का मजाक उड़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। ओफन डेरोगेटरी सेंस टू डेजिग्नेट फॉर फॉरेन के लिए फिरंगी वर्ड यूज आज भी किया जाता है मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है ना। कभी कभी जो बंदा बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि देखो क्या फिरंगी बना हुआ है ना। तो दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम, ये भी आपको याद रखना है।
हाउ द म्यूटनी बिगेन, म्यूटनी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर म्यूटनी कौन सी मतलब पैटर्न यूज करते थे, ठीक है। अब कोई भी रिवोल्ट जो था शुरू होता था जब उस समय तो एक सिग्नल के साथ शुरू, वो सिग्नल क्या होता था, कई जगह पर तो अगर रिवोल्ट शुरू करना तो इवनिंग में फायरिंग ऑफ गन, ठीक है, फायरिंग ऑफ गन बजा दी जाए, तोप के गोले दाग दिए जाते थे ताकि लोगों को पता कि अब इकट्ठा होना रिवोल्ट शुरू करना। जहाँ साउंडिंग ऑफ बिगुल, बिगुल मतलब सीटी बजा के, ठीक है ना, बिगुल बजा के, जहाँ उस बिगुल बजाया जाता है आर्मी में, ठीक है ना, आपने कई बार देखा इवनिंग टाइम में जब झंडा चढ़ाया नीचे उतारा जाता है, जब मॉर्निंग टाइम जब झंडा चढ़ाया जाता है तो बिगुल बजाया जाता है। ऐसे ही जो रिवोल्ट शुरू होता था फायरिंग ऑफ द इवेंट के साथ, ठीक है, फायरिंग ऑफ गन की फायरिंग के साथ, ठीक है, जब तोप के गोला दोगा जाता था, जहाँ बिगुल बजा के विद्रोही सैनिक इकट्ठे होते तब दे रिवोल्ट एक म्यूटनी एक कंटून में जब शुरू होता फिर उसकी मैसेज दूसरे कंटून में पहुंच जाता था। एंड फर्स्ट क्या किया जाता, रिवोल्ट को शुरू होने के बाद बेल ऑफ आर्म्स, आर्म को लूटा, जहाँ पर आर्म्स रखे जाते उसको वहाँ से आर्म उठाए जाते जहाँ लूटा जाता है। एंड प्लंडर ट्रेजरी, मतलब ट्रेजरी को खजान सरकारी खजाने को लूटा जाए, क्योंकि पैसे तो चाहिए बुलेट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, और कई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। देन दे अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग, फिर इस रिवोल्ट के जब शुरू हो जाता था तो जो रिवल थे वो बिल्डिंग मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग और अटैक करते थे, जेल एंड ट्रेजरी पर अटैक करते थे। टेलीग्राफ ऑफिस मतलब जहाँ पर टेलीग्राफ मतलब लेटर एक जगह से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते ताकि ब्रिटिश एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेज के और ज़्यादा सैनिक ना तो उसको भी मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। कहने का मतलब हर चीज़ को मतलब इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जो भी ब्रिटिश के साथ जुड़ी थी और मैसेज तक भी ना एक जगह से दूसरी जगह ब्रिटिश पहुंचा सके, इसलिए टेलीग्राफ ऑफिस को भी मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। जो भी चीज़ वाइट मैन से मिली थी वो उसमें इंडियन सोल्जर और कॉमन लोग जो भी इस रिवोल्ट में पार्टी थे वो वाइट मैन इंडियन के टारगेट बन रहे थे, जहाँ रिवल के टारगेट बन रहे थे, जहाँ क्या किया जा रहा था आम लोग भी ब्रिटिश लोगों को नहीं छोड़ रहे। प्रोक्लेमेशन हिंदी इंडियन पर्शियन वर पुट, ठीक है, और लोगों को एकजुट करने के लिए हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश को जहाँ से भगाने के लिए, ठीक है, पूरा पॉपुलेशन को मतलब एकजुट करने के लिए ब्रिटिश की सफाई करने के लिए ब्रिटिश को जहाँ से बना के जो हिंदू और उर्दू भाषा में प्रोपोकलेशन जारी किए जा रहे थे, ठीक है। बहुत हिंदू एंड मुस्लिम टू यूनाइट राइज एक्सट्रीमिस्ट फिरंगियों को जहाँ से भगाना है। और बहुत से जो स्लोगन है देखो बुकें तो इसके बाद लिखी गई लेकिन उस समय के जो स्लोगन बोले गए वो भी इस रिवोल्ट के मतलब इतिहास बन गए। जैसे गोरन को मार मार बोरन में भरो, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है, अब टाइम आ चुका है मतलब फिरंगियों को जहाँ से भगाने का। तो ये जो कुछ स्लोगन थे वो भी इतिहास बन चुके थे। मतलब कहने का मतलब ये रिपोर्ट इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका था कि एक जमे तो ब्रिटिश को भी ऐसा लगने लगा कि हमें अब इंडिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रिवोल्ट के लिए उनके पास कोई आंसर ही नहीं था कि इस रिवोल्ट को कैसे दें। क्योंकि पहले तो रिवोल्ट जैसे स्पॉय म्यूटनी थी, ठीक है, कुछ ब्रिटिश बोले, लेकिन जब आम लोग बढ़ गए तो ये रिवोल्ट बाइडन स्केल में शुरू हो गया और लोगों ने उन हर चीज़ के ऊपर अटैक किया जो कहीं ना कहीं वाइट मैन के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। हर कॉमन मैन भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर रहा था। बाइडन बार में अटैक काफ़ी ज़्यादा बाइडन को मेजर टाउन में जैसे लखनऊ है, कानपुर है, ठीक है, और बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, लोगों ने अटैक ऑन द ऑपरेशन, जिसको भी वो अपना ऑपरेशन समझते। जब पीजेंस भी इस रिवोल्ट में जब ज्वाइन हुए तो पीजेंस जिसको अपना ऑपरेशन जो पीजेंस कई दिनों से लोगों को दबा के रखते थे उनके ऊपर भी इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो कहीं ना कहीं एलाइज थे ब्रिटिश के उनको उनके हाउस को जला दे, उनके हाउस को डिस्ट्रॉय किया, लूट मार करना शुरू कर दी ताकि ब्रिटिश को लगने लगा कि हम अब आपके रूल को लाइक नहीं करते, वी डू नॉट लाइक द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धीरे धीरे ये जो म्यूटनी थी, द म्यूटनी द स्पाई रैंक्स क्विकली इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। और धीरे धीरे मई और जून में ये रिवोल्ट इतना ज़्यादा फैल गया कि ब्रिटिश के पास इसका कोई आंसर ही नहीं था। ब्रिटिश हैव नो आंसर हाउ टू कंट्रोल दिस
रिवोल्ट की। ब्रिटिश के पास कोई आंसर नहीं था कि इस रिवोल्ट को कैसे रोका जाए, क्योंकि मंथ ऑफ मई या जून में ये रिवोल्ट इतना ज़्यादा फैला कि ब्रिटिश हैव ए नो आंसर हाउ टू कंट्रोल दिस वो, हाउ टू कंट्रोल एक्शन ऑफ रिवोल्ट। कि देखने से यही पता लगता है कि ये रिवोल्ट कितना मतलब एक पैटर्न के साथ चल रहा था। अगर एक शाबनी में रिवोल्ट शुरू होता है किसी मतलब गन ऑफ फायर से, तो धीरे धीरे वो रिवोल्ट दूसरी जगह भी फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक मैं ब्रिटिश के पास देखो इतनी बड़ा ब्रिटिश जिसने 100 सालों पर इंडिया में राज किया, ठीक है, उनके पास अब आंसर ही नहीं था कि इस रिवोल्ट को कैसे दबाया जाए, हाउ टू कंट्रोल दिस रिवोल्ट। ठीक है, उनके पास कोई आंसर नहीं था कि इस रिवोल्ट को कैसे दबाया जाए। वी कैन से दैट कि उनके पास कोई भी आंसर नहीं था इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। देन वी कैन से दैट कि अगर हम बात करते हैं इस रिवोल्ट के कंट्रोल की, कंट्रोल होना तो अभी तक तो मुश्किल था, क्योंकि ये रिवोल्ट जब शुरू हुआ था अप्रैल 1857 में मंगल पांडे की फांसी के बाद, जब उनको मतलब फांसी, तो उनकी जो फांसी वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन फिगर बन चुकी थी। उसके बाद ये रिवोल्ट दिल्ली में पहुंचकर इतना ज़्यादा एक्टिव होता कि आम लोग भी इसको ज्वाइन कर जाते हैं रास्ते में। एंड आम लोग जब ज्वाइन करते हैं ये रिवोल्ट बाइडन स्केल पर लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। देन इंडिविजुअल ब्रिटेन, जो इंडिविजुअल ब्रिटेन थे, जो एक मतलब ब्रिटेन के आम लोग थे जो इंडिया में उस समय रह रहे थे, वो ये सोच रहे कभी बस हमारी अब जान बच जाए तो बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, रिवोल्ट को तो दबाने के लिए उनके पास कोई आंसर था ही नहीं, लेकिन वो अब चाहते थे कि हमारी जो है अब हमारी जान बचनी चाहिए इस रिवोल्ट में। ठीक है, इस रिवोल्ट में हमारी जान बचनी चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दिस वाज द अबाउट द वी कैन से दैट कि ये एक बहुत बड़ी बात थी ब्रिटिश के लिए कि हमारी जान बचनी चाहिए, है ना, नोट इन। और कई ब्रिटिश ऑफिसर ने तो जहाँ तक लिख दिया कि ये जो ब्रिटिश रूल मतलब ऐसे ख़त्म हो रहा था जैसे क्लैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड, कि किसी ने मतलब ताश के पत्तों से जब घर बनाते हैं बच्चे खेलने के लिए, तो ये ब्रिटिश रूल भी मतलब ऐसे बिखर रहा था कि जैसे ताश के पत्तों की तरह हमारा जो रूल है 100 साल का रूल मतलब बिखरना शुरू हो गया। अब ऑर्डनरी लाइफ इन ए एक्स ऑर्डनरी टाइम। ठीक है, असामान्य समय में सामान्य जीवन कि सामान्य जीवन कैसे, देखो एक उर्दू अखबार में लिखा कि खाने वाली चीज़ों पर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। लोगों को खाने वाली चीज़ें नहीं मिल रही, कई जगह पर खाने वाली चीज़ें पहुँच ही नहीं, जैसे बैंगन हो गए, पोटैटो हो गया, अरबी हो गई। ठीक है, अगर मिल भी रही तो पुरानी गली सब्जियां लोगों तक मिले। कई लोग तो अपनी जीप पर अपने होठों पर जीप फेर के रह जाते थे क्योंकि उन तक खाने वाली चीज़ें पहुंचती ही नहीं थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस रिवोल्ट का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा। जो अमीर लोग थे वो खुद अपने घर का पानी भरते, कहाँ उनके पास 10-10 नौकर थे, अब वो उन्होंने भी इन अमीरों के घर में काम करने से मना कर दिया। कि इस रिवोल्ट ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया आम लोगों को कि जो पुअर लोग थे जो कभी मतलब अमीरों के घर में काम करे कैरिंग वाटर करते थे, ठीक है, अब वो ही अमीर लोग घर का खुद पानी भर के ला रहे हैं और काम कर रहे हैं। और कई लोगों ने इनको हराम खोर कहना शुरू कर दिया कि ये हराम खोर हो गया। कई मोहल्लों में कई दिनों तक सफाई नहीं होगी, क्योंकि सफाई तो इंडियन लोग ही करेंगे, वो भी इस रिपोर्ट में शामिल हो चुके थे। ठीक है, पूरे सिटी में अगर ये रिपोर्ट बहुत जल्दी मतलब जहाँ बीमारियाँ फैलने का भी डर हो गया, जहाँ वहाँ भी ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, जहाँ पर कई दिनों से कोई सफाई नहीं होती थी। अब आ जाता है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि रिवोल्ट को चलाने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन इस्तेमाल, क्योंकि अगर रिवोल्ट इतना ज़्यादा चल रहा है तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन था सोल्जर के बीच में। क्या कोई ना कोई कम्युनिकेशन था या बिना कम्युनिकेशन के ही ये रिवोल्ट चल रहा था? तो यही हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, लाइन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन। व्हाट वर द लाइन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन? ठीक है, क्या कम्युनिकेशन था सिपाहियों के बीच में, क्या कम्युनिकेशन था सिपाहियों के बीच, सिपाही आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे। ठीक है, हाउ द मतलब सोल्जर मेक दे कम्युनिकेटेड। ठीक है, कि सोल्जर जो है आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे। नाउ लेट अस, इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो रीजन ऑफ फॉर द सिमिलरिटी इन दी पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट पीरियड, ले पैटर्न इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर हम
ये देखिए तो हम देखते हैं कि हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ही हो रहा था। अब ऐसा लगता है कोई इसका कोई प्लान कर रहा था, इस बोट को चलाने के लिए कोई ना कोई इसके पीछे प्लानिंग जरूर हो रही थी। देयर वाज सम प्लानिंग बियॉन्ड दिस रिवोल्ट, ठीक है, कि कोई ना कोई जहाँ पर प्लानिंग जरूर हो रही थी। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग की अगर बात करें तो जहाँ क्या कोई प्लानिंग सिमिलैरिटी से ये रिवोल्ट जो चल रहा था तो ऐसा ही लग रहा था कोई ना कोई इसके ऊपर प्लानिंग जरूर कर रहा था, ठीक है। डिफरेंट प्ले लाइन पार्ट्स इन द प्लानिंग। तो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के साथ ये बोल रहे हैं आफ्टर द 7th कैवेलरी, ठीक है। अगर हम 7th कैवेलरी की अवध की रेगुलर कैवेलरी की बात करें, अभी टॉक अबाउट आफ्टर दी 7th अवर रेगुलर हैड रिफ्यूज टू स्वेट द न्यू कैटेगरी, क्योंकि 7th कैवेलरी के रिफ्यूज के बाद, ठीक है, जो न्यू कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, जब 7वीं कैवेलरी ने नई कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 कैवेलरी को नेटिव को लेटर लिखा कि हमने तो ये कैवेलरी हमने ये कारतूस का यूज करने से मना कर दिया, अब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो सबसे पहले 7th अब इरेगुलर कैवेलरी, इरेगुलर मतलब कैवेलरी क्या होती है, घुड़सेना, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले इस न्यू कार्टाइज को, इस न्यू बुलेट को, इस न्यू कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था। तो जहाँ से हमने कम्युनिकेशन का पता चल रहा है, वी हैव नो अबाउट द कम्युनिकेशन। उन्होंने किसको लेटर लिखा, उन्होंने लिखा 48 मतलब 48 को ऑर्डर दिया, ठीक है, 48 नेटिव इन्फेंट्री को ऑर्डर दिया कि हमने तुझे कारतूस है यूज करने से मना कर दिया, अब आप बताओ आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक इमिसरी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इमेजाइरिस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाना कि अब हम आपका इंतजार करके आपका क्या एक्शन प्लान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रिबेल जो है आपस में कम्युनिकेट कर ही रहे थे, दे आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। नाउ अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। नाउ वन थिंग वी हैव डिस्कस इन हियर, तो पैटर्न म्यूटनी एंड पीस एविडेंस सजेस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग कोन रेज सर्टेन क्रूशियल क्वेश्चन। तो जहाँ से ये पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती है जहाँ पर पैटर्न ऑफ म्यूटनी, एक म्यूटनी जो है पैटर्न के हिसाब से चले। अभी हम म्यूटनी का भी मीनिंग को देखेंगे, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेट सर्टेन क्वेश्चन की कुछ मतलब कोऑर्डिनेशन जरूर था, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी प्लानिंग कर कौन रहा, हु मेक द प्लानिंग ऑफ दिस रिवोल्ट, कि इसकी प्लानिंग कर कौन रहा था, हु मेक द प्लानिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। हु वर द प्लानर, प्लानर कौन है। देखो हमारे पास उस समय कोई अवेलेबल डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि जो हमें बता सके कोई प्लानिंग है, लेकिन ओबियसली प्लानिंग तो थी इस रिपोर्ट की। कोई ऐसे नहीं कि कोई एक दिन में उठाओ इस रिपोर्ट को एम ही शुरू कर दिया, ठीक है ना, ऐसे तैसे शुरू कर दे कि चलो जी आज उठो रिपोर्ट शुरू कर दो, नहीं, कोई ना कोई प्लानिंग जरूर थी, लेकिन अवेलेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर देना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अगर कोई रिवोल्ट कर रहा है तो वो बैठ के बुक थोड़ी लिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो सोल्जर रिवोल्ट कर रहे हैं, दे डू नॉट राइट ए बुक, लेकिन हम कि ये कह सकते हैं कि प्लानिंग तो थी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन एक इंसिडेंट से हमें ज़रूर पता चलता है कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ए प्लानिंग ऑफ इन हियर, कि जहाँ पर कोई ना कोई वन ऑफ द इंसिडेंट, एक इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि जहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग जरूर हो रही थी, ठीक है। देखो देयर वाज वन ऑफ द कैप्टन हियर से, ठीक है। अब वो अवध मिलिट्री पुलिस में ऑफिसर थे, अवध मिलिट्री पुलिस। देखो हर एक आर्मी में मिलिट्री पुलिस होती है, आज की आर्मी में मिलिट्री पुलिस होती है जो मिलिट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करती है, ठीक है। अगर कोई डिसिप्लिन को भंग करता है तो उसको कोर्ट मार्शल किया जाता है, जहाँ उसको सज़ा दी जाती है आर्मी के अंदर ही। ऐसे उस समय भी अवध में मिलिट्री पुलिस थी, ठीक है, जिसने कैप्टन उस समय के जो अंग्रेज ऑफिसर थे कैप्टन हियर से की उसकी प्रोटेक्शन की मतलब इन्होंने बीड़ा उठाया था, ठीक है। वाहिद इंडियन सोवियत ड्यूरिंग द म्यूटनी टाइम में अवध मिलिट्री पुलिस ने अपने कैप्टन, ठीक है, ब्रिटिश कैप्टन की प्रोटेक्शन का बीड़ा उठाया हुआ था इंडियन, ठीक है, सबऑर्डिनेट ने। अब 41st नेटिव इन्फेंट्री ने उस आर्मी पुलिस के नेटिव ऑफिसर को क्या कहा, नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर ऑफिसर की, कि ये जो हेयर से इनको जा तो तुम मार डालो, ठीक है, जहाँ हमारे हवाले करो, क्योंकि 41st नेटिव इन्फेंट्री ने उसी सेम प्लेस पर स्टेशन थी,
ठीक है। उसने कहा हमने सभी वाइट ऑफिसर को मार डाला, आपने इसको जिंदा क्यों छोड़ा कैप्टन, अगर आप नहीं मार सकते तो 41st इन्फेंट्री के हवाले कर दो। अब देखो जहाँ पर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। इन दिस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि जहाँ पर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। एक जो मतलब नेटिव इन्फेंट्री है, ठीक है, आर्मी मतलब अवध की मिलिट्री पुलिस है, वो कैप्टन हेयरसे को बचाना चाहती है, और दूसरे इंडियन जो 41st नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर है, ठीक है, वो इस वाइट ऑफिसर को मारना चाहते हैं। दोनों ही इंडियन है, एक बचाना चाहता है, एक मारना चाहता है। ऐसे जो है, ऐसे में इसका डिस्कशन कैसे लिया जाता है, इस मैटर को कैसे सॉल्व किया जाता था। तो कुछ मतलब कुछ हमारे पास कुछ मतलब कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो ये क्या बताते हैं कि इस चीज़ को मतलब मिलिट्री पुलिस ने तो खारिज कर दिया कि हम इसको नहीं मारेंगे क्योंकि हमने इसकी रक्षा का बेड़ा लिया। फिर इस चीज़ को, ऐसे प्रॉब्लम को पंचायत बुला के सॉल्व किया जाता, और पंचायत बुलाई किसकी जाती थी, मतलब कि नेटिव ऑफिसर की पंचायत बुलाई जाती थी, ठीक है, नेटिव ऑफिसर की पंचायत बुलाई जाती कानपुर स्पाई लाइन में, ठीक है, पंचायत वहाँ पर स्पाई लाइन में बुलाई जाती थी। वहाँ पर ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है लिया जाता था कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसे इस ऑफिसर के, कैप्टन हेयरसे के ऑफिसर के ऊपर भी डिसीजन ले गए। कानपुर स्पाई लाइन में एक मीटिंग बुलाई गई, टेकन कलेक्टिवली डिसीजन लिया गया। तो जो भी मतलब अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाती थी तो पंचायत बुलाई जाती। इसका मतलब यही पता चलता कि ये रिवोल्ट एक पैटर्न के साथ चल रहा था, क्योंकि रिवोल्ट चलाने वाले शेयर कॉमन लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, ठीक है, और एक ही जगह रहते थे। अब एक ही जगह रहने से मतलब आपस में फ्रेंडशिप तो हो ही जाती है, ठीक है, कि भाई तुम भी इसी गाँव के, हम भी इसी गाँव, तो एक ही लाइफस्टाइल को फॉलो कर, एक ही लाइफस्टाइल से आपस में सोल्जर का काफ़ी ज़्यादा ब्रदरहुड जैसा रिलेशन बन जाता। एक ही, कई बार तो एक मतलब साबनी में और एक इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री में एक ही कास्ट को काफ़ी ज़्यादा लोग बिलोंग कर, जैसे हम मंगल पांडे की बात करें तो वो स्टंच ब्राह्मण थे। जब उन्होंने मतलब कारतूस को यूज करना बंद कर दिया तो सभी उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए कि हम क्यों करें, हमारे एक ब्राह्मण दोस्त ने इसको मना कर दिया है, तो दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्राह्मण। तो इसी तरह जहाँ पर भी कानपुर, जहाँ किसी भी नेटिव में कई पर जगह तो एक ही गांव से लोग आए हुए थे आर्मी में और एक ही कास्ट को बिलोंग करते थे, तो आपस में इनका ब्रदरहुड भी बन जाता, फ्रेंडशिप भी काफ़ी ज़्यादा बन जाती थी, ठीक है। और जिस सब, अब ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि ये सब मिलकर बैठ के ही आगे रिवोल्ट को चलाने के लिए, अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए डिस्कशन करते होंगे। द स्पाई वर देयर मेकर ऑफ देयर ओन रेवलियन, और सिपाही उस समय रिवोल्ट को चलाने वाले खुद ही करता धरता थे, ठीक है। हाँ, कम्युनिकेशन जरूर हो रहा आपस में, पैटर्न भी झूठा, लेकिन हर एक सिपाही जो इस रिवोल्ट को चलाने के लिए खुद ही करता धरता था, ठीक है। तो जहाँ पर हमने कि हेयरसे का ऑफिसर है, तो आज के हमने टॉपिक में क्या पढ़ा, आज के हमने टॉपिक में बैकग्राउंड देखा इस रिवोल्ट का, कहाँ ये रिवोल्ट मतलब फरवरी में मतलब बहरामपुर कटक से शुरू हुआ था। 19 नेटिव इन्फेंट्री कारतूस को यूज करने से शुरू मना कर दिया फरवरी 80 उड़ीसा में। फिर बारकपुर में जहाँ पर मंगल पांडे ने इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया, फिर उनको फांसी चढ़ाई गई 8 अप्रैल 1857 को। देन उसी फांसी को इंस्पायर होके जे रिवोल्ट 29 मई को मेरठ के कुछ सोल्जरों ने इसको मना कर दिया था यूज करने से, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो एक छोटी सी चिंगारी ने इंडिया के इतिहास में एक नया रिवोल्ट को गोल्डन पेन से लिख दिया, ठीक है। फिर कैसे कोऑर्डिनेट प्लानिंग कैसे बनती थी इसके ऊपर हमारे डायरेक्ट आंसर है। फिर भी हमने एक दो जो है इंसिडेंट देखा कि जिससे रिवोल्ट के बारे में पता चलता। अब देखो एक मैं आपको पैसेज पढ़ के सुनाता हूँ जहाँ से ये पता चलेगा रिवोल्ट में कितना अच्छा कम्युनिकेशन था, ठीक है। इन दी कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज ऑफ द रिवोल्ट एंड म्यूटनी, ठीक है। अब कम्युनिकेशन और मैसेज, आपकी मैसेज कैसे जाते हैं म्यूटनी का। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रैंको 16 ए नेटिव, एक फ्रैंको 16 थे जो नेटिव क्रिश्चियन, पहले इंडियन थे वो अब क्रिश्चियन बन चुके थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे सीतापुर में। टेलिंग ने ही गो टू, उन्होंने क्या बोला, मैं सहारनपुर गया था अपनी रिस्पेक्ट, कभी बार छोटे ऑफिसर को मतलब हाजिरी लगाने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था उस समय, ठीक है। तो वो भी सहारनपुर गए थे मैजिस्ट्रेट को मिलने के लिए। सिस्टम जो थे जो मिलिट्री मतलब क्या थे कि एक पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने इंडियन ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है, और इंडियन की तरह पालथी मार के बैठ गए।
आम इंडियन जो है हम उस समय पालथी मार के बैठ जाते थे, अंग्रेज़ों की तरह नहीं बैठे। उसी समय एक मुस्लिम तहसीलदार भी उसी ऑफिस में आता है, बिजनौर से इंटर में रूम होता है। उन्हें पता चलता है कि सिस्टम से वो इंक्वायरी करता है अवध के बारे में कि अवध की क्या न्यूज़ है, ठीक है। हाउ डज द वर्क प्रोग्रेस ब्रदर, वो कहता है कि अवध की न्यूज़ बताओ, वहाँ पर काम कैसे चल रहा है। प्लेइंग सेव, अपने आप को बचाते सिस्टम कहते हैं कि वहाँ पर काम बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, जो काम है वो अच्छे हाथों में अब, ठीक है। और ओबियसली हम इस टाइम में मतलब सक्सेसफुल होंगे। तो बाद में जब इंक्वायरी की गई, ये जो अवध का जो मुस्लिम था, जेवी रिवेलिये का लीडर था, और सिस्टम भी कहीं ना कहीं इंडियन के साथ दे रहा था। तो अपने लीडर व लेटर आइडेंटिफाई एज द लीडर बिजनौर। इससे ये पता चलता है कि बड़े बड़े लोग जो हैं जब कभी ब्रिटिश की आर्मी में या कहीं ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, वो भी इस रिवोल्ट का साथ दे रहे हैं। तो जहाँ से हमें पता चला कि आपस में कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन था। अब कुछ की वर्ड है जो हम देख लेते हैं। म्यूटनी क्या होती है? ये कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विद इन द आर्मर फोर्स। जब आर्मर फोर्स के कुछ सोल्जर अपने ही आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, अपनी ही आर्मी के खिलाफ जब रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन को लेके, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन, उसे हम कहते हैं म्यूटनी, ठीक है। रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट होता है जब हम अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाहे हम अपनी गवर्नमेंट है, जैसे इसको ब्रिटिश म्यूटनी बोलते थे लेकिन हम रिवोल्ट बोलते हैं, ठीक है। रिवोल्ट और रेवोल्यूशन मतलब सिमनेसली एक जैसे ही वर्ड है, दोनों को सिमनेसली यूज किया जाता है। देखिए म्यूटनी क्या होती है? जब आर्मी के लोग विद्रोह करते हैं, ठीक है, आर्मर फोर्स के लोग विद्रोह करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं म्यूटनी, ठीक है। और रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट जब कि पूरे के पूरे लोग किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े हो जाते, उसे बोला जाता है रिवोल्ट। देन इन द टर्म रिवोल्ट एफर्ट प्राइमरी अपराइजिंग अ सिविलियन पॉपुलेशन पीजेंट। रिवोल्ट 1857 को रिवोल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पीजेंट्स भी थे, जमींदार भी थे, राजा भी थे, जागीरदार भी थे, और वाइल म्यूटनी वाज बर्न आउट सिपाही। लेकिन म्यूटनी क्या होती है? जहाँ सिर्फ सिपाही ही होते हैं, सिर्फ मतलब सैनिक वगैरह ही होते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रो फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर द रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारे कि इस रिवोल्ट में मेन लीडर कौन थे, या रिवेलियन ने अपने लीडर किनको बनाया और क्यों इन्हीं को बनाया, ठीक है ना। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुंदन एसपी सिंह, कमेंट ऑन इट माई टीचिंग, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ।